मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में विशेष आपका स्वागत है। मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि 12वीं और 10वीं के परीक्षार्थी जो खासकर बिहार बोर्ड से हैं 2023 में परीक्षा देंगे, उनको ध्यान में रख करके यह तैयार किया जा रहा है। इसमें हम आपके बीच में परीक्षा के लिए जो उपयोगी टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इसके साथ उपस्थित होंगे। और इस कड़ी में आज हम आपके बीच में हैं, इस वीडियो में आपके बीच में हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा प्रकाश के बारे में जानना पड़ेगा। हम जैसा जानते हैं कि प्रकाश का जो कैरेक्टर होता है, व्यवहार होता है, वह कण और तरंग दोनों का होता है। तो जब हम इसके तरंग नेचर की बात करेंगे, प्रकाश के तरंग की, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और तरंग में कितने अंग होते हैं इसे हमें देखना। तरंग के अंग, तो तरंग के मुख्यतः जो अंग हैं, तरंग के अंग मुख्यतः जो होते हैं वह आयाम होते हैं। तरंग का वेग होता है, तरंग लंबाई होती है, तरंग लंबाई जिसे हम लोग तरंग दायरे कहते हैं, आवृत्ति है, आवर्तकाल है और तरंग संख्या है। तो किसी तरंग की जो तरंग लंबाई होती है, तरंग लंबाई को हम लोग तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं, लैम्डा से प्रायः इसको सूचित करते हैं। वेग को भी से कर ले, सी से कर ले। तो वेग और तरंग लंबाई एक दूसरे के बिल्कुल समानुपाती होती है, अर्थात हम ये कहें कि सी भैरियाज लैम्डा। कहने का अभिप्राय है कि तरंग लंबाई अधिक होगी तो वेग अधिक होगा। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, माध्यम को चेंज करता है, तो इसका जो ये अंग हमें दिखाई दे रहा है, इसमें से कौन कौन सा परिवर्तित हो जाता है। स्वाभाविक है, वेग बदलेगा तो तरंग लंबाई बदल जाएगी, या तरंग लंबाई बदले तो वेग बदल जाए। तो हमें ध्यान में रखना होगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें परिवर्तन, उसके तरंग के जो जो अंग परिवर्तित हो जाते हैं, उसको आयाम बदल जाता है, वेग बदल जाता है, तरंग लंबाई बदल जाती है, तरंग संख्या बदल जाता है। ध्यान में रखना हमको, आवृत्ति और आवर्तकाल ये परिवर्तित नहीं होता है। ध्यान में रखना है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आयाम, वेग, तरंग लंबाई, तरंग संख्या, तीव्रता, प्रकाश की जो इंटेंसिटी होती है, ये सब के सब परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन हमने जिसे घेर दिया है, आवृत्ति और आवर्तकाल, फ्रीक्वेंसी और टाइम इंटरवल, ये परिवर्तित नहीं होता है। अब अपवर्तन क्या है? तो जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश को जाते देखेंगे तो जैसा कि जिक्र किया गया कि ये सब बदल जाता है। तो स्वाभाविक है, जब वेग बदलता है तो वेग बदलने के कारण, अब सपोज करें ऊपर एक माध्यम है, ऐसे प्रकाश की किरण इस माध्यम से प्रवेश कर रही है, इस माध्यम में परिवर्तन हो रहा है। माध्यम में परिवर्तन होने के कारण इनका ये जो रास्ता होना चाहिए था, ऐसा रास्ता ना हो करके इस तरीके की हो जाते हैं। तो ये जो बर्तन चेंज करने के कारण, माध्यम चेंज करने के कारण उनके राह में जो परिवर्तन आया, इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके राह में होने वाले भटकाव को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हालांकि देखिए, जब प्रकाश की किरण लंबवत अब ऐसे अगर आएगी तो इसके मार्ग में परिवर्तन नहीं नोटिस किया जाएगा। लंबवत जब किरण प्रवेश कर रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो माध्यम तो बदल रहे हैं लेकिन उसके राह में भटकाव आपको दिखाई नहीं देता है। परंतु जो ही थोड़ा सा एंगुलर प्रवेश करता है तो उसके राह में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऊपर में एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम, ये जो दिखाई दे रहा है दोनों माध्यम का योजक है, जोड़ी जुटता है। तो प्रकाश का अपवर्तन यदि हमसे जाना जाए तो हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में बदलाव आ जाता है। बदलाव का कारण होता है उसके वेग में परिवर्तन।
वेग में परिवर्तन, तरंग लंबाई में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। अब स्वाभाविक है परिवर्तन कैसा होगा, तो जब सपोज करें ये विरल है और ये सघन है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करिए, आपतित किरण है, यहाँ आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर ये लंब डाल देते हैं, अभिलंब, इसको अभिलंब कहते हैं। ये थीटा आई, थीटा आर, आई से भी सूचित करते हैं, आर से भी। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है। अभिलंब पहले समझ लें, आपतन बिंदु, ये जो दिखाई दे रहा है ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ये थीटा आई आपतन का कोण है, थीटा आर परावर्तन अपवर्तन का कोण है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, अभी इसको हम समझ रहे हैं म्यू आर म्यू टी, बाद में हम लोग जिक्र करेंगे कि ये म्यू क्या है, फिलहाल अभी हम जिसे समझ लिए अपवर्तनांक है। तो इससे जब इसमें प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगा। क्यों झुक जाएगा अभिलंब की ओर? तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने के बाद उसके वेग में कमी आती है, इसलिए अभिलंब की ओर आ जाएगी। वही जब सघन से विरल में जाना होता, ऐसे से इधर जाना होता तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये थोड़ा दूर हट जाएगी। सघन से जब विरल में प्रवेश करती है तो वेग में वृद्धि हो जाने के कारण उसमें वो थोड़ा विलंब से दूर हो जाती है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक शून्य में होता है, वायु में भी कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो ये कुछ बातें थी जो हमें समझना था प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ा हुआ। अब हम समझते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बार फिर से हमें ध्यान में रखना है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी ध्यान में रखना है विरल और सघन, विरल से सघन अभिलंब की ओर और सघन से विरल अभिलंब से दूर। ध्यान में रखना है हमको, ये अभिलंब की ओर किस परिस्थिति में, यानी जब विरल से सघन तो अभिलंब की ओर, सघन से विरल तो अभिलंब की दूर। कारण क्या है? विरल माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है, उसकी तरंग लंबाई अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है, तरंग लंबाई उसकी अधिक होती है। सघन माध्यम में अपेक्षाकृत कम होता है, उसकी तरंग लंबाई कम होती है। तो अब हम जब देखते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर हो जाता है। इससे एक टर्म्स हमको अब यहाँ ध्यान में रखना होगा, क्रांतिक कोण। क्रिटिकल एंगल। देखिए नीचे मान लेते हैं कि ये सघन माध्यम है, ऊपर विरल माध्यम है। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, यहाँ कोई वस्तु है, इससे प्रकाश की किरण निकली, जाना चाहिए था ऐसे, थोड़ा इस तरीके से हो गया। ये इसको अगर हम I1, इसको R1, I1 आपतन का कोण, R1 अपवर्तन का कोण। स्वाभाविक है कि जब सघन से विरल में जा रहा है तो I लेस देन R या R ग्रेटर देन I। तो अभी इस किरण के लिए यहाँ हम ऐसे देख रहे हैं, एक किरण इससे इस प्रकार निकली और धीरे धीरे अभिलंब से दूर होते होते ये जो कोण है यह 90 डिग्री हो गया। ध्यान में रखेंगे R2 सपोज करें, R2 है 90 डिग्री। तो ये जो एंगल बना आपतन का कोण, इस एंगल को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। थीटा C से सूचित करते या सीधे C से भी सूचित करते हैं। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह विशेष आपतन का कोण, विशेष आपतन का कोण देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपतन का कोण बना हुआ, जिसके लिए अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं।
तो क्रांतिक कोण के निर्माण के लिए हमें ध्यान में रखना है प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना जरूरी है। और अभी हमने जैसा कि जिक्र किया, वह विशेष आपतन का कोण, क्रांतिक कोण क्या है? आपतन का कोण है। कैसा आपतन का कोण है? तो जिसके लिए अपवर्तन का कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विशेष आपतन का कोण जिसके लिए अपवर्तन का कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि क्रांतिक कोण, अब इस आधार से हम स्नेल का नियम जानते होंगे। स्नेल का नियम ने कहा था साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू होता है। तो इससे अगर हम थीटा सी करें, साइन थीटा सी बटे साइन 90 बराबर म्यू, साइन 90 एक होता है तो म्यू बराबर साइन थीटा सी। हालांकि म्यू बराबर अब ये तो डिपेंड करता है कि हम सघन माध्यम के लिए ले रहे हैं कि विरल माध्यम के लिए। इसकी चर्चा अपवर्तनांक में हम विशेष रूप से करेंगे। फिलहाल हमें हम यह देखना है क्रांतिक कोण कहते किसको हैं। तो क्रांतिक कोण वह विशेष आपतन का कोण है जिसके लिए अपवर्तन का कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। ध्यान में रखना है, इसमें प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। और अगर अब अब हमें देखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए फिर एक बार हमें ध्यान में रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होगी। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को शॉर्टकट हम लोग TIR कहते हैं। TIR की शर्त 2 है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शर्त है पहला कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। ध्यान में रखना है डेंसर टू रेयरर, पहले प्रकाश की किरण को सघन से विरल में प्रवेश करना है। दूसरा कि अब कैसे है, दूसरा होता है क्रांतिक कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। अब सपोज कर यहाँ हमने एक वस्तु ले लिया, इससे एक किरण ये जा रही है, इसका ये ऐसे चली गई, ये ध्यान से रखेंगे इसको, ये I1 था, ये R1 था, इसे जाना चाहिए था ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये I2 है, ये R2 है, R2 बराबर 90, I2 हो जाएगा C के। अब इसी से किरण ऐसे निकली, अब इसमें देख ले कि ये I3 है, I3 ग्रेटर देन थीटा C। अब इसका जो अपवर्तन होगा, ध्यान में रखना है कि जब प्रकाश की किरण आपतन का कोण जब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो अपवर्तन, देखिए यहीं पे अपवर्तन 90 डिग्री से हो गया। अब 90 डिग्री से ज़्यादा से होगा, ये इस तरीके से होगा। अब 90 डिग्री से ज़्यादा का अपवर्तन जब होगा तो ये केस परावर्तन की तरह नजर आएगा आपको। घटना हो रही है अपवर्तन की, घटना परावर्तन की नहीं हो रही है, अपवर्तन की हो रही है। परावर्तन का होता है टकरा कर लौटना, लेकिन ये टकरा कर नहीं लौटा है, ये मुड़ गया है, इतना मुड़ गया है कि लगता है टकरा कर लौटा है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विशेष आपतन का कोण जिसके जो क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, वह विशेष आपतन का कोण जिसके जो क्रांतिक कोण से अधिक होता है, उससे आपतित होने वाली किरणों का परावर्तन 90 डिग्री से अपवर्तन 90 डिग्री से अधिक कोणों से हो जाता है। इससे वह किरण अपने ही माध्यम में लौटती नजर आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। परावर्तन क्यों? परावर्तन की तरह लौट दिखाई दिया इसलिए, लेकिन है घटना कौन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हमें ध्यान में रखना होगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त क्या है? पहली शर्त है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपतन का कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, यानी I जो है वह ग्रेटर देन थीटा C होनी चाहिए। एक नज़र फिर से डालें, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये नीचे का माध्यम सघन है, ऊपर का माध्यम विरल है,
जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जिन किरणों के लिए आपतन का कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है उन किरणों का अपवर्तन 90 डिग्री से अधिक कोणों से होता है। फलतः वह अपने ही माध्यम में लौटती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ध्यान में रखना, ये अपवर्तन की क्रिया के कारण होता है, परावर्तन जैसी दिखती है। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो लाइट की जो इंटेंसिटी है, प्रकाश की जो इंटेंसिटी है वह परावर्तन से अधिक होती है, फिर अपवर्तन से भी अधिक होती है। क्योंकि यहाँ हमें ध्यान में रखना है ये इससे टकराई के लौटी नहीं है, यहाँ पर टकराई ही नहीं है, सीधे लौट गई है। इसलिए इस किरण की जो चमक होगी वह ज़्यादा क्षय उसमें नहीं होता है। अर्थात आपतित किरण और अपवर्तित किरण की चमक लगभग एक जैसी होती है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अनेक घटनाएं हैं जो हमें देखने को मिलते रहती है। इसकी जो प्रमुख घटनाएं हैं उसमें इसके कारण ध्रुवीय प्रदेशों में जो सीप होता है वह आसमान में थोड़ा लटका हुआ दिखाई देता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मरीचिका पैदा होता है। फूटे हुए कांच जो होते हैं वो काफ़ी इसमें चमक होती है। इस तरह से हीरा में फिर जो चमक है इसका कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रमुख घटनाएं और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करने वाले प्रमुख प्रकाशीय उपकरण के साथ हम अगले वीडियो में आपके बीच में उपस्थित होंगे। ये मेरा था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित प्रमुख जो बिंदु थे उसको एक नज़र फिर से डाल लेते हैं। पहले अपवर्तन हमने बताया, इससे भी पहले प्रकाश देखा। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का जो तरंग नेचर है, इस कारण से जो उसमें वेग है, तरंग लंबाई है, तीव्रता है, आयाम है, ये सब बदल जाता है, परंतु आवृत्ति और आवर्तकाल नहीं बदलते हैं। ध्यान में रखना है, जो प्रकाश का नहीं बदलता वो आवृत्ति है, आवर्तकाल है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके तरंग में ये परिवर्तन के कारण उसके माध्यम में जो बदलाव आता है, राह में जो बदलाव आता है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश की अपवर्तन के संदर्भ में बताया कि जब सघन से विरल में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वेग में वृद्धि हो जाने के कारण अविलंब से दूर, विरल से सघन में वेग में कमी होने के कारण अविलंब की ओर आ जाती है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करे उस समय आपतन का कोण, जिसके लिए अपवर्तन का कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। और जब क्रांतिक कोण का मान, आपतन कोण जिसका मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, वह उन किरणों का 90 डिग्री से अधिक से अपवर्तन होता है, जिससे वह अपने ही माध्यम में लौटती नजर आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।